नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं हफ्ते भर की विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरें। लेकिन पहले डालते हैं नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। CSIR द्वारा तैयार क्लॉट को खत्म करने की दवा के दूसरे चरण को मिली मंजूरी। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रणनीति तय, सभी देश मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देंगे बढ़ावा। NGRI ने जारी की एक रिपोर्ट, भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुरक्षित। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने किया चिकित्सीय भोजन तैयार, कुपोषित बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी को करेगा पूरा। CERN बढ़ाएगा ब्रह्मांड की रचना की खोज में बड़ा कदम, खुलेंगे ब्रह्मांड के कुछ और रहस्य। और खोज खबर में जानेंगे रमन इफेक्ट के बारे में विस्तार से। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी ने क्लॉट बस्टर के लिए एक दवा तैयार की है, जो अपने पहले चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है और दूसरे चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी DGCA ने हरी झंडी दे दी है। यानी कि क्लॉट स्पेसिफिक स्ट्रिप्टोकाइनेज यानी CSS के नाम की दवा पर वैज्ञानिक आगे का शोध कर सकेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने CSIR के सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ को अद्वितीय क्लॉट बस्टर्स दवा के मानवीय परीक्षण के द्वितीय चरण की मंजूरी दे दी है। इस क्लॉट स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा को संक्षिप्त में CSSK कहा जाता है। चंडीगढ़ स्थित CSIR के सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान में इस दवा का विकास डॉक्टर गिरीश साहनी के नेतृत्व वाली टीम ने किया है। क्लॉट स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा के मानवीय परीक्षण का प्रथम चरण पिछले वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। CSSK नामक इस दवा का प्रभाव और सुरक्षा स्वयंसेवी व्यक्तियों पर परीक्षण से सिद्ध हो चुकी है। अब इस द्वितीय चरण में CSSK दवा के द्वितीय चरण के औषधीय परीक्षण के अंतर्गत दिल के दौरे वाले मरीजों पर इसके प्रभाव और सुरक्षा को जांचा जाना है। ये परीक्षण भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों पर होगा। इस दवा के द्वितीय चरण का परीक्षण फरवरी 2014 के अंतिम सप्ताह से आरंभ होगा। ये सूचना 13 फरवरी 2014 को संपन्न एक प्रेस वार्ता में दी गई। पहले से प्रचलित वैश्विक स्तर पर डॉक्टरों द्वारा रक्त के थक्कों पर कारगर स्ट्रेप्टोकाइनेज शॉर्टली दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसे संक्षिप्त रूप से SK के नाम से जाना जाता है। एक एंजाइम समूह से निर्मित रक्त के थक्कों पर कारगर दवा को स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जीवाणु के समूह से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई को रक्त वाहिकाओं में बनने वाले रक्त के थक्कों को घोलने के लिए, दिल के दौरे, फेफड़ों में चोट लगने और रक्त के प्रवाह को सामान्य करने के लिए व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में प्रभावी SK दवा रक्त के थक्कों के अलावा शरीर के प्रोटीन्स को भी प्रभावित करती है, जिसके कारण कभी कभार आंतरिक रक्त बहता है, जिसके दूसरे अन्य नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए CSIR के सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनी नॉस्ट्रम फार्मास्यूटिकल के सहयोग से 2006 में एक नई दवा का विकास किया, जिसे क्लॉट स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकाइनेज CSSK कहा गया। स्ट्रेप्टोकाइनेज से अलग ये दवा रक्त के थक्के में अद्वितीय रूप से कारगर है। ये रक्त में अक्रिय रूप से बहकर केवल रक्त के थक्कों के संपर्क में आने पर सक्रिय होती है। ये हमारे शरीर के रक्त प्रोटीन्स को नहीं तोड़ती है, जिससे रक्त के बहाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। And this clot buster has been mutated, modified through protein engineering in such a way that it goes to the clot and gets activated there. And human trials so far on safety have validated this expectation, which was first established in animals, including monkeys and primates. And now the permission by the Drug Controller General of India has been given to carry out efficacy studies in human clinical phase 2 trials. CSSK के सफलतापूर्वक औषधीय परीक्षण के पश्चात ये भारत में विकसित पहली जैव औषधीय दवा होगी, जो कि बिना साइड इफेक्ट वाली दवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर एक नया मार्ग दिखाएगी। CSSK को सस्ती और किफायती विकल्प के रूप में उपलब्ध कराना होगा, जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के रूप में हमारे देश की बड़ी आबादी की आवश्यकता को पूरा करेगी।
ब्रिक्स संगठन के छठे शिखर सम्मेलन में सभी देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिसके तहत एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य लोगों को ध्यान में रखकर प्रौद्योगिकी का विकास करना है। 10 और 11 फरवरी को केप टाउन में ब्रिक्स संगठन के नेताओं ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें आगामी जून में होने वाले छठे शिखर सम्मेलन की रणनीति बनाई गई। ब्रिक्स संगठन के 5 देशों का छठा शिखर सम्मेलन आयोजित होने में अभी 4 महीने से ऊपर हैं और अभी से ही उम्मीदों का भार बढ़ने लगा है। आगामी जून के मध्य में होने वाले इस शिखर सम्मेलन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक सभा आयोजित की गई, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने शिरकत की, जहां इस बात पर आपसी सहमति बनी कि ये सभी देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार ब्रिक्स संगठन में सम्मिलित सभी देशों को राष्ट्र विकास के हित में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई जानकारी और उन्नतशील उत्पाद की खोज करना है, जिसमें भारत जियोस्पेशल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगुवाई करेगा और वहीं ब्राजील पर्यावरण परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा पर काम करेगा। रूस की भागीदारी जल संसाधन और प्रदूषण नियंत्रण पर होगी। साथ ही चीन अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोतों पर कार्य करेगा और दक्षिण अफ्रीका एस्ट्रोनॉमी में नेतृत्व करेगा। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRI ने भूकंप और भूगतिशीलता पर एक ताज़ा अध्ययन किया, जिसके अनुसार भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड पर भूकंप का खतरा बाकी के राज्यों की तुलना में कम है। भूकंप और इसके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों के लिए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। आमतौर पर हम मानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य भूकंप जोन में आते हैं, यानी कि यहाँ भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा है। पर NGRI ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्य खासकर मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड GPS मापदंडों पर खरे उतरे हैं और यहाँ भूकंप का खतरा देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। दरअसल भूकंप धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराव से उत्पन्न होते हैं। जैसे ही ये चट्टानें आपस में टकराती हैं, वैसे ही धरती की ऊपरी सतह पर तरंगों के रूप में झटके महसूस किए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य इंडियन और सुंडा नाम की 2 प्लेट्स पर बसे हैं, जो चूरा चांदपुर माओ फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ अभी तक किसी भी तरह की कोई हलचल महसूस नहीं की गई है। इस लिहाज से इस क्षेत्र को भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित माना गया है। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगर यहाँ कभी किसी तरह की कोई हलचल होती भी है, तो ये एक भयंकर तबाही लेकर आएगी। NGRI की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कश्मीर और हिमालय क्षेत्र की प्लेटों में आपसी खिंचाव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कश्मीर से लेकर नेपाल के इलाके में आने वाले दिनों में एक बड़े भूकंप की संभावना है। इस अध्ययन में प्रायद्वीपीय इलाकों के भूकंप को लेकर एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है, जिसके अनुसार धरती की अंदरूनी प्लेट्स में भूकंपीय गतिविधि अब सीमित हो गई है। साथ ही इनका स्थानांतरण दशकों और सदियों में हो रहा है। इसी वजह से 1969 में आंध्र प्रदेश में आए भूकंप के बाद अब तक यहाँ कोई भूकंपीय गतिविधि महसूस नहीं की गई है, क्योंकि भूकंपीय गतिविधि अब गोदावरी बेसिन में स्थानांतरित हो गई है। यानी कि गोदावरी बेसिन के इलाके जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आने वाले दिनों में भूकंप से एक भीषण तबाही हो सकती है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में जहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, वहां भी भूकंप का अंदेशा जताया गया है। IIT खड़गपुर में शोधकर्ताओं और छात्रों की एक टीम ने कुपोषण से लड़ने के लिए थेरेप्यूटिक फूड यानी चिकित्सीय भोजन तैयार किया है, जो एक पेस्ट के रूप में रेडी टू ईट होगा। क्या है ये थेरेप्यूटिक फूड, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। कुपोषण यानी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, जिसकी वजह से शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
और इंसान कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। यूनिसेफ के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 20 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें 8.1 करोड़ कुपोषण के मामले भारत में हैं। साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मामलों की गंभीरता और कुपोषित बच्चों को ध्यान में रखकर IIT खड़गपुर के प्रोफेसर HN मिश्रा के नेतृत्व में वहां के शोधकर्ताओं और छात्रों की एक टीम ने एक ऐसे थेराप्यूटिक फूड यानी चिकित्सकीय भोजन को तैयार किया है जो मूंगफली, आलू और चने का रेडी टू ईट पेस्ट है। पेस्ट पौष्टिक होने के साथ साथ सुपाच्य भी है। साथ ही इंजीनियर्स की टीम ने इस पेस्ट को बनाने के लिए एक मशीन भी बनाई है, जिसमें 3 हमारे चिनिया बादाम जो मूंगफली करते हैं पीनट उसके हैं, एक फार्मूलेशन पोटैटो का है और एक फार्मूलेशन बंगाल ग्राम का है। आपको फाइनली बैलेंस न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। डिफरेंस इसमें होगा, फ्लेवर का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कोई बच्चा पोटैटो बेस को ज्यादा लाइक कर सकता है, कोई बच्चा पीनट बेस को लाइक कर सकता है, कोई बंगाल ग्राम, बट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट सबसे सेम मिलेगा, नंबर 1। दूसरी चीजें देखा गया कि चूंकि ये बच्चे जो हैं ये बीमार बच्चे हैं तो इनका सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है, तो ये लोग कंटामिनेशन के ज्यादा प्रोन होते हैं। तो फूड जो दिया जाए प्योरली हाइजीनिक फूड होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए और साथ ही साथ इस फार्म में हो ताकि बच्चे इजिली डाइजेस्ट कर सकें। इस पेस्ट को आम लोगों की पहुंच तक बनाए रखने के लिए इसकी कीमत करीब 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम रखी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक थेराप्यूटिक फूड बाजार में बिकने लगेगा। CERN यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की रचना की खोज में एक और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत एक ऐसे कोलाइडर बनाने की योजना है जिसकी लंबाई 80 से 100 किलोमीटर होगी और वो लार्ज हेड्रन कोलाइडर यानी LHC से 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। हम आपको बता दें कि लार्ज हेड्रन कोलाइडर ने ही विवादित हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल की खोज की थी। ब्रह्मांड और उसके रहस्य को समझना शुरू से ही मानव जाति के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। वैज्ञानिकों के लगातार प्रयासों के बावजूद ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ गुत्थियां सुलझी तो हैं, पर बहुत कुछ समझना अभी भी बाकी है। जिनेवा में 12 से 15 फरवरी के बीच वैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें CERN यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने नेक्स्ट जनरेशन सर्कुलर कोलाइडर पर काम शुरू करने की घोषणा की। इस खोज में भारत भी एक अहम भूमिका निभाएगा। इस नेक्स्ट जनरेशन सर्कुलर कोलाइडर के तहत फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी FCC की शुरुआत की गई। ये कोलाइडर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से ज्यादा शक्तिशाली तो होगा ही, साथ ही इसकी लंबाई 80 से 100 किलोमीटर होगी। दरअसल कोलाइडर एक प्रकार का कण त्वरक है, जिसमें विपरीत दिशाओं से आ रहे अत्यधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों की किरण पुंजों से टक्कर कराई जाती है, जो इन किरण पुंजों को ऊर्जा और गति प्रदान करती है। 2 साल पहले 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में विशालकाय लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ने हिग्स बोसोन कण यानी गॉड पार्टिकल की खोज की थी। 25 वर्षों के अथक प्रयास के बाद वैज्ञानिकों को ये उपलब्धि हाथ लगी। LHC को अभी तक के सबसे ज्यादा ऊर्जावान कोलाइडर के रूप में देखा जाता है, जिसकी कोलिजन एनर्जी 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी TeV है। हालांकि कोलिजन एनर्जी 100 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स TeV वाले फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर यानी FCC को हकीकत की शक्ल देना वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, पर इसकी सफलता ब्रह्मांड की एक अलग ही कहानी बयां करेगी। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर। जीव वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। अब जल्द ही हाईटेक सिटी बेंगलौर में एक बायोसाइंस इंक्यूबेटर की शुरुआत की जाएगी।
कर्नाटक सरकार ने उन लोगों को ध्यान में रखकर इस इंक्यूबेटर की शुरुआत की है जो फंडिंग, ब्रांडिंग और परामर्श के अभाव में अपने शोध को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इस इंक्यूबेटर का इस्तेमाल जैव प्रौद्योगिकी में शोध, चिकित्सकीय उपकरणों के इस्तेमाल और कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक के विकास में किया जाएगा। राजधानी में विज्ञान प्रसार और निस्केयर ने वैज्ञानिक जागरूकता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जहां चर्चा का विषय साइंस टेम्पर और द नेशन था। इस सम्मेलन में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी ने एशिया की पहली सौर प्रकाश प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसे ऑफ ग्रिड प्रकाश उत्पादों के परीक्षण के लिए शुरू किया गया है। इस प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मदद से शुरू की गई इस प्रयोगशाला में सभी उत्पादों की जांच इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के मापदंडों के अनुसार की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में खसरा से मृत्यु दर में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार खसरा की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या में साल दर साल कमी आ रही है, जिसका श्रेय दुनिया भर में चल रहे खसरा रोको टीकाकरण को जाता है। वर्ष 2012 में अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में अचानक से खसरा फैला, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। जाने माने वेब ब्राउजर गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में अनेकों खामियां पाई गई हैं, जिसे देखते हुए साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने इन वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहने की सलाह दी है। साथ ही संदिग्ध वायरस की गतिविधि को देखते हुए इन ब्राउजर्स को अपग्रेड करने को कहा गया है। ये वायरस इन ब्राउजर्स का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स की व्यक्तिगत सूचना को नुकसान पहुंचा सकता है। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है? आकाश नीला क्यों दिखता है? आजकल अपराध करने वाले अपराधी कैसे जल्दी पकड़े जाते हैं? किसी भी विस्फोटक की उपस्थिति का पता लगाना इतना आसान कैसे हो गया? और चांद पर पानी है या नहीं? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं, जिसका जवाब ढूंढा रमन इफेक्ट ने। रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को की। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित तो किया ही, साथ ही इस ऐतिहासिक दिन को हम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आइए जानते हैं इस शानदार खोज रमन प्रभाव के बारे में। हर वर्ष 28 फरवरी के दिन वैज्ञानिक सीवी रमन की शानदार खोज रमन प्रभाव की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन पहले भारतीय थे जिन्हें 1928 में नोबेल सम्मान से नवाजा गया। रमन एक अद्भुत प्रभाव है, जिसके अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। ये घटना तब घटती है जब किसी पारदर्शी माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को फैला देते हैं। प्रकाश ऊर्जा के इन्हीं कणों को हम फोटॉन कहते हैं। जब ये फोटॉन पारदर्शी माध्यम के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तब ऊर्जा घटती या बढ़ती है। ऊर्जा का घटना या बढ़ना टकराव की दिशा पर निर्भर करता है। यानी कि अगर टकराव के समय फोटॉन और इलेक्ट्रॉन आमने सामने एक साथ होते हैं, तो दोनों के टकराव से काफी ऊर्जा बढ़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा फोटॉन की तरफ नहीं है, तो कम ऊर्जा पैदा होती है। और ये ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के जिस वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के अंतर्गत होगी, प्रकाश का वही रंग दिखेगा। यानी कि प्रकाश का रंग इसी ऊर्जा के घटने या बढ़ने से पैदा होता है। साथ ही फोटॉन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले इन सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से हम आंतरिक अणु संरचना का भी पता लगाते हैं। Highest frequency color will be scattered most compared to the lowest frequency one. If you take violet light, which is nearly 2 times the frequency of the red light, according to this relationship, the violet and blue light are scattered 16 times, that is 2 to the power of 4 times more than the red light. रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आजकल हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं।
इस प्रभाव का इस्तेमाल तो अब फॉरेंसिक कामों में भी होने लगा है, जिसके सहारे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि कौन सी घटना कब और कैसे हुई थी। जब खास तरंग दैर्घ्य वाली लेजर बीम किसी चीज पर पड़ती है तो ज्यादातर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एक ही होता है, लेकिन 1000 में से एक ही वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को स्कैनर ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है। स्कैनर में विभिन्न वस्तुओं के ग्राफ का एक डेटाबेस होता है। हर वस्तु का अपना ग्राफ होता है। हम उसे उन वस्तुओं का फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। Important things that are happening in science now is nanotechnology. And if you really look at nanotechnology, which is the instrument that is most sought after for characterizing these materials, I would say it is the Raman spectrometer. Another important application of Raman spectroscopy is in detection of very small quantities of narcotics and explosives, and it has come very handy in for the security agencies to detect these materials in airports and sensitive areas. जीव विज्ञान में इसके चलते बैक्टीरिया, रासायनिक प्रदूषण और विस्फोटक चीजों का तुरंत ही पता चल जाता है। अब तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे सिलिकॉन पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ग्लास की अपेक्षा सिलिकॉन पर रमन इफेक्ट 10,000 गुना ज्यादा तीव्रता से काम करता है। इससे धन और समय दोनों की काफी बचत हो सकती है। पिछली बार चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की थी। ये भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 22 फरवरी 1857 को हुआ। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने जेम्स क्लार्क द्वारा खोजे गए प्रकाश के मूल विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरंगों के सिद्धांत को और आगे विकसित किया। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में रेडियो की तरंगों को प्रसारित करने वाला यंत्र बनाया। इनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए रेडियो की तरंगों के माप का नाम हर्ट्ज रखा गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे वेस्टर्न या क्रिश्चियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 1582 को इटली में हुई। इस कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की खोज पोप ग्रेगरी 13वें ने की और इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर को जाना जाता है। 24 फरवरी 1968 को जाने माने जनरल नेचर ने सबसे पहले पल्सार की घोषणा की। हालांकि पल्सार की खोज स्नातक छात्र जोसेलिन बेल ने 28 नवंबर 1967 को ही कर ली थी, पर इसकी पारंपरिक घोषणा 24 फरवरी 1968 को हुई। पल्सार एक अत्यधिक चुंबकीय और बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों का समूह है जो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। इनके विकिरण का आभास तभी होता है जब विकिरण पैदा होने की दिशा पृथ्वी की ओर हो, क्योंकि पल्सार द्वारा उत्पन्न विकिरण कुछ समय के अंतराल के बाद ही पृथ्वी पर आता है। 28 फरवरी 1928 को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री सीवी रामन ने रामन इफेक्ट की खोज की। इनके इस आविष्कार को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। साथ ही सीवी रमन को अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और इस ऐतिहासिक दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल रमन प्रभाव की मदद से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना का पता लगाया जा सकता है और इसीलिए भौतिक और रासायनिक क्षेत्रों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।